नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल, जहां पर कि बड़े बड़े मुजरिम भी रखे जाते हैं और विचाराधीन कैदी भी रखे जाते हैं, इन दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। जिनको सजा हो जाती है ऐसे लोग कैदी रहते हैं, सजा याफ्ता कैदी रहते हैं। दूसरा, जिनके मामले मुकदमे चल रहे हैं वो विचाराधीन कैदी कहलाते हैं, अंडर ट्रायल। उनको कुछ छूट रहती है, कैदी जैसे कपड़े नहीं पहनने पड़ते, घर के कपड़े पहन सकते हैं, उनको घर से खाना मिल सकता है, ऐसी कुछ छूट रहती है उनको। लेकिन अभी ये हुआ कि ईडी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जांच एजेंसी है, और छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के समय के, भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के समय के बहुत सारे तथाकथित जुर्म की जांच करके अदालत में उसने मुकदमा चलाना शुरू किया है। दर्जनों गिरफ्तारियां भी की हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां। कहीं कोयला घोटाला, कहीं शराब घोटाला, कहीं धान घोटाला, इतने तरह की गिरफ्तारियां की है कि जेल जो है बड़े बड़े वीआईपी कैदियों से भर गया है। कुछ कैदी तो मैं जानता हूं, मैंने 5 साल देखा हुआ है पिछली सरकार को। उसमें कुछ कैदी तो ऐसे थे जो राज्य को हाँक रहे थे। मैं केवल सरकार नहीं कहूँगा, पूरे राज्य को हाँक रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनीति कर रहे थे, दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की तरफ से। कभी असम जा रहे थे, कभी यूपी जा रहे थे, कभी हिमाचल, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ चुनाव होते थे वहाँ भूपेश बघेल जाते थे। और यहाँ पे राज्य जो लोग उनके नाम पर उनकी सील, उनकी मुहर लेकर, जैसे राजपाट के दिनों में रहता था ना, जिसको सील या मुहर मिल जाती थी उसको लगा देते थे, ऐसा उनके नाम से जो लोग यहाँ सरकार चलाते थे जेल में है। उनमें से बहुत सारे लोग, कुछ अफसर हैं, कुछ कारोबारी हैं, कुछ माफिया हैं, सभी जेल में हैं। इसमें नया कुछ नहीं है। ये लोग खासा अरसा से जेल में हैं। नीचे से जिला अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत की अर्जियां दिए चले जा रहे हैं, मामले जुड़ते चले जा रहे हैं। वो सिलसिला एक अलग सिलसिला है। लेकिन अभी दिलचस्प डेवलपमेंट इस मामले में ये हुआ कि देश की सबसे कड़क जांच एजेंसी, जिसके हाथ जो हैं उनमें फौलादी शिकंजे की ताकत दी है कानून ने, ईडी ने, रायपुर के ईडी कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया कि ये जो बड़े बड़े लोग यहाँ बंद हैं रायपुर जेल में, हमारे मामलों के जो कैदी हैं, इनको यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है जेल में, और ये तरह तरह से यहाँ बैठक करते हैं, आपस में बातें करते हैं, मुलाकात करते हैं, केस को कमजोर करते हैं। आपको ध्यान होगा अभी कुछ अरसा पहले ही इन्हीं में से एक तथाकथित वीआईपी, मैं शब्द को नापसंद करता हूं, मुझको लगता है आम जनता से हिकारत के लिए शब्द को गढ़ा गया है, लेकिन है तो सही ये शब्द अस्तित्व में। तो ये तथाकथित वीआईपी कैदी जो हैं, इनमें से एक को जब अदालत ले जाया गया सुनवाई के लिए, तो जेल के सिपाही और पुलिस के सिपाही जो भी लेके गए थे उनको, उनका हाल ये था कि उनमें से कुछ लोग वर्दी के ऊपर टी शर्ट पहनकर इस कैदी के बच्चों को मॉल घुमा रहा था, और ये कैदी होटल में अपने परिवार के साथ था। आपके पास पैसा रहे, ताकत रहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर भी हुई है, लेकिन ये बात चले आ रही थी। ईडी ने बीच में हाई कोर्ट में भी ये पिटीशन लगाई थी कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जेल में। अब मैं थोड़ा हैरान एक बात को लेकर होता हूं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन यहाँ पे है, एक इंजन दिल्ली में है। एक आगे से ट्रेन को खींचता है, दूसरा पीछे से धकेलता है। लोगों से बहुत वायदा भी किया जाता है डबल इंजन की सरकार का,
लेकिन क्या हो गया है कि एक एजेंसी, एक इंजन की एजेंसी है ईडी, दूसरे इंजन के कब्जे की जेल है रायपुर की सेंट्रल जेल, राज्य सरकार के अधीन आती है। ऐसा क्या हो गया है कि एक एजेंसी को अदालत तक जाकर अर्जी लगानी पड़ रही है कि इस जेल से इनको हटाया जाए, अलग अलग लोगों को अलग अलग जेलों में भेजा जाए। छोटी बात नहीं, ये बड़ी बात है। आमतौर पर क्या होता है कि ऐसे इलाके की जेल जहां पर आतंकी घटनाएं आसपास हुई हैं, उसके किसी आतंक के किसी कैदी को अगर उस जेल में रखा जाए तो ये खतरा रहता है कि उनका स्थानीय प्रभाव काम में ला सकते हैं वो। ये तो लेकिन सरकार बदल चुकी है, अब तो सरकार भाजपा की आए 10 महीना हो गया है शायद। इस 10 महीने बाद भी अगर पिछली सरकार के एकदम ताकतवर पुर्जे, उसको हाँकने वाले लोग, चाबुक चलाने वाले लोग, सत्ता को चलाने वाले लोग, अगर आज वो इतने ताकतवर हैं जेल के भीतर, इसको क्या कहा जाए? मैं नहीं कह रहा हूं कि ये ताकतवर है, ईडी कह रही है। नतीजा ये हुआ है कि कल रायपुर की जेल से इन तथाकथित वीआईपी कैदियों में से कुछ को प्रदेश की अलग अलग जेलों में ले जाया गया है। कोर्ट ने मान लिया कि हाँ ठीक कह रही है ईडी, इनको भेजो बाहर, अलग अलग जेल में रखो इनको। अभी जो सुनाई पड़ता है कि जेल के भीतर एक तख्त लगा देते थे, उसमें ये लोग एक साथ खाते थे, बाकी कैदी इनको खाना खिलाते थे लाके, वो डाइनिंग टेबल था, वो तख्त था, जो कुछ भी था, तो इनकी आपस में बैठक होती थी। ये सब सिलसिला खत्म करने के लिए इनको अलग अलग जेलों में भेजा गया है। मैं लिस्ट देख रहा हूं किसको कहां भेजा गया है, तो लिस्ट अगर सही है जो मेरे पास है तो वो बतलाती है कि अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल भेजा गया है। अनवर ढेबर वो है जिसको ईडी ने कोर्ट में प्रदेश के आबकारी मंत्री की तरह यही चला रहा था, आबकारी विभाग को ये कहा है। मेरी जानकारी भी यही कहती है। शराब के कारोबारियों में से एक दो लोगों से मेरी मामूली पहचान है, तो मुझको मालूम है कि अनवर ढेबर ही आबकारी विभाग पूरा चला रहा था। नाम के लिए कवासी लखमा नाम के बस्तर के एक विधायक को आबकारी मंत्री बनाकर रखा गया था, जो बिना पढ़े हुए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है वो, बिना पढ़े हुए वो केवल दस्तखत करते थे। उसके साथ जुड़ी हुई कुछ अप्रिय बातें भी है, मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं नहीं कह रहा हूं। तो अनवर ढेबर जो कि आबकारी विभाग चलाते थे यहाँ का, बाद में कुछ लोगों का कहना है कि वो झारखंड का भी आबकारी विभाग चलाते थे, मुझको नहीं मालूम। तो अनवर ढेबर को अंबिकापुर जेल भेजा गया है। सेंट्रल जेल के मामले में ये एक सिरा है, जिला जेलों के मामले में एक सिरा है सरगुजा का। उसके आगे बिहार झारखंड वो इलाका पहुंचता है, तो वहां अंबिकापुर जेल में भेजा गया है अनवर ढेबर को। अनिल टुटेजा जो कि डिप्टी कलेक्टर से बढ़ते हुए आईएएस अफसर बने थे, भूपेश बघेल की आंखों के तारे थे। भूपेश बघेल ने अनिल टुटेजा को अलग अलग कई मामलों से बचाने के लिए पूरी जांच एजेंसियों को पीस डाला था, चटनी की तरह, सिलबट्टे पे चटनी की तरह जांच एजेंसियों को पीस डाला था भूपेश बघेल ने, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, अनिल टुटेजा का बाल बांका नहीं होना चाहिए। इतना पसंदीदा अफसर था ये। अनिल टुटेजा को कांकेर जेल भेजा गया है, बस्तर के कांकेर जेल। एक दूसरा एपी त्रिपाठी भी बड़े अनोखे व्यक्ति हैं। ये इंडियन टेलीकॉम सर्विस के ऑफिसर हैं, भारतीय दूरसंचार विभाग के ऑफिसर हैं ये केंद्र सरकार से यहाँ डेपुटेशन पे आए छत्तीसगढ़ में। रमन सिंह के समय आ गए थे और रमन सिंह के समय से आबकारी महकमा चला रहे थे, यही इंचार्ज थे आबकारी महकमे के, इन्हीं का राज चलता था उस समय भी। भूपेश बघेल की सरकार बनी तो ऐसा कमाऊ पूत था ये त्रिपाठी कि इसका राज जारी रहा।
दुनिया की तोहमतें लगती रही, राज इनका जारी रहा। तो एक सरकारी फाइलों पे दस्तखत करने वाला त्रिपाठी और एक सरकार के बाहर का व्यक्ति अनवर ढेबर, ये दो मिलके चलाते थे आबकारी विभाग को। क्योंकि दस्तखत के लिए भी तो जरूरी है ना, सरकारी फाइल पर तो ढेबर दस्तखत नहीं कर सकता था। जो कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे उनके दस्तखत लेना आसान था, वो पढ़ नहीं पाते थे कुछ भी, विधानसभा में जवाब भी नहीं देते थे वो अपने विभाग का। उनकी तरफ से जवाब मोहम्मद अकबर देते थे विधानसभा में, क्योंकि कवासी लखमा पढ़ लिख नहीं पाते, केवल दस्तखत कर पाते थे। तो एपी त्रिपाठी, इनकी नौकरी भी शायद बची अच्छी नहीं है, खत्म हो गई होगी। इनको भेजा गया है जगदलपुर जेल। अब अगला नाम जो है मेरे पास लिस्ट में वो है मनोज सोनी। ये मार्कफेड के एमडी थे। धान घोटाला, धान खरीदी घोटाला सैकड़ों करोड़ का बतलाया जाता है। मुझको ध्यान है कि मनोज सोनी के पहले शायद यहाँ पर किरण कौशल एमडी थी, उनके ऊपर दबाव डाला गया 80 करोड़ या 100 करोड़ का कोई गलत भुगतान करने का। उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये भुगतान नहीं करूंगी, आप मुझको हटा दीजिए यहाँ से। उस भुगतान को करवाने में मार्कफेड राइस मिलों से जुड़ा हुआ रहता है। उस भुगतान को करवाने में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अभी फरार चल रहे हैं, अभी कोई हो सकता है कोई और भी हो। रामगोपाल अग्रवाल की बड़ी दिलचस्पी थी उसमें, क्योंकि वो राइस मिल कारोबारियों के परिवार के हैं, खुद राइस मिल ओनर हैं, रिश्तेदारियां हैं। उनकी दिलचस्पी थी 80 या 100 करोड़ का ये एक फर्जी भुगतान हो जाए, कुछ रहा होगा। तो मनोज सोनी जो किरण कौशल के बाद मार्कफेड में आए थे, इनको अभी दंतेवाड़ा जेल भेजा गया है, रायपुर जेल से। आप एक चीज समझ लीजिए, ये अलग अलग किस्म के घोटाले वाले लोग हैं, लेकिन कुल मिलाकर सत्ता जो है, सत्ता की सील मोहर जो है वो अनिल टुटेजा के हाथ में थी। एक दूसरा हाथ और है, उस पर अभी आता हूं मैं। कोयला घोटाला, जो कि सबसे बड़ा घोटाला माना गया था पहले, बाद में पता लगा रही है तो आबकारी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। कोयला घोटाले का वसूली एजेंट था भूपेश सरकार का सूर्यकांत तिवारी, उसको भी जगदलपुर जेल भेजा गया है। अब मैं सोच रहा हूं कि त्रिपाठी और तिवारी, इन दो लोगों को जगदलपुर जेल क्यों भेजा गया है एक साथ? क्या वजह हो सकती है? तिवारी और त्रिपाठी जगदलपुर जेल में एक साथ रहते हुए क्या करेंगे ये लोग? कुछ भजन पूजन में इनको एक साथ सहूलियत रहेगी, क्यों भेजा गया है? दो लोग भी तो वहां दो अलग अलग मामलों में विचार विमर्श करने के लिए, जगदलपुर में भी ये तो वीआईपी कैदी ही रहेंगे। खैर, इस तरह से 5 बड़े लोगों को अलग अलग जेलों में भेजा गया है। और भी शायद एक आध नाम होंगे, मैं पूरे नाम की लिस्ट लेकर नहीं बैठा हूं। इनको अलग अलग जेल में भेजकर ईडी ने यह साबित किया कि रायपुर जेल जो है, जो 10 महीनों से भाजपा सरकार के काबू में है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत ही कड़क गृह मंत्री विजय शर्मा जेल मंत्री भी हैं यहाँ के। भूपेश सरकार ने उनको भी एक किसी मामले में फंसा के जेल भेजा था, रायपुर जेल में रहे भी शायद वो, अगर ठीक से याद है मुझको तो ऐसे ताकतवर, ऐसे असरदार मंत्री के रहते हुए इस जेल का ये हाल क्यों था कि यहाँ पर इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था? पहला मौका नहीं है। ईडी बार बार कह रही थी कि इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये जब चाहते हैं अस्पताल चले जाते हैं, जब चाहते हैं आ जाते हैं। ऐसा लगातार बोल रही थी ईडी, बार बार बोल रही थी। अब जाकर इनका ट्रांसफर हुआ है अलग अलग जेलों में। अब ये एक तखत या एक डाइनिंग टेबल पे नहीं खा सकेंगे, जिसमें बाकी कैदी जो हैं वेटर की तरह सर्व करते हैं, वैसा नहीं खा सकेंगे। अब अलग अलग रहेंगे। पता नहीं, एक टेलीफोन पे ये लोग सब लोग बात कर लेते थे, अब अलग अलग फोन जुटाना पड़ेगा क्या, मुझको नहीं मालूम है अभी उसका।
लेकिन मैं एक दूसरी चीज और सोच रहा हूं, इस सेंट्रल जेल का एक हिस्सा महिला जेल है, उस महिला जेल में भी कुछ एक कैदी बंद है, बहुत ताकतवर, बहुत ही ताकतवर। एक आईएएस अफसर उसमें बंद है, रानू साहू। अभी तो लगातार ईडी कह रही है अदालत में, मैंने देखा नहीं है कि डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो रहता है, जो खनिज कर्म से, खदानों की वजह से जो नुकसान पहुंचता है इंसानों को, प्रकृति को, धरती को, जानवरों को, उसकी भरपाई के लिए बना हुआ है ये। उसमें 40% तक कमीशन लेती थी रानू साहू, ऐसा ईडी ने अभी अदालत को कहा है। मुझको नहीं मालूम है, मैंने कोई काम भी नहीं किया है, मुझसे कमीशन भी नहीं लिया गया है, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ईडी वहां कह रही है, तो हो सकता है ईडी के पास सबूत होंगे। ईडी ने माया वारियर नाम की एक छोटी अफसर है, मझले दर्जे की अफसर है, उसको भी अभी गिरफ्तार किया है। इसलिए गिरफ्तार किया है कि रानू साहू पहले जिस बालोद जिले में कलेक्टर थी, वहां पर माया वारियर वहां पर भी थी। कलेक्टर की तरफ से उगाही वसूली, ये काम जो है इसमें ये लगे रहती थी माया वारियर। रानू साहू उसके बाद अप्रिय चर्चाओं के बीच कोरबा कलेक्टर बनकर गईं। काफी बड़े हवाला की चर्चा थी जब वो पोस्टिंग हुई थी उनकी वहां पर। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो वहां ये माया वारियर को वहां भी ले गई थी। और कोरबा का डीएमएफ जो है सैकड़ों करोड़ रुपए का है सालाना, उसमें 40% कितना होता है, मैं तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गणित में फेल हो गया था, तो मैं उतना नहीं जोड़ सकता, लेकिन आप जोड़ सकते हैं कि सैकड़ों करोड़ रुपए में 40% कितना होता है। अब मुझको जो बात समझ में नहीं आती है वो ये है कि भूपेश सरकार के समय से पुलिस मुख्यालय में कुछ ऐसे अफसर थे जिनको बिना काम के बिठा के रखा गया था, आईपीएस अफसर, कोई काम धाम नहीं था उनके पास। छत्तीसगढ़ के जेल विभाग का मुखिया एक रिटायर्ड आईपीएस संजय पिल्ले, बड़ी अच्छी साख के अफसर हैं, 100% ईमानदार माने जाते हैं, उनको बनाया गया था। नई सरकार आई तो उसने कुछ समय जारी रखा। बाद में एक और आईपीएस जो कि रिटायर हो गए थे, राजेश मिश्रा, उसको नई सरकार ने छत्तीसगढ़ के जेल विभाग का मुखिया बनाया, डीजी जेल बनाया। लगातार 2 सरकारें हो गई। जिनकी नौकरी बची थी ऐसे आईपीएस बैठे हुए हैं खाली। कुछ लोग उसमें कंप्यूटर पे ताश का गेम खेलते हैं, कुछ करते हैं, बैठे बैठे क्या करें। लेकिन जो रिटायर हो गए थे उनको संविदा नियुक्ति देकर जेल का जिम्मा दिया गया। अभी तीसरे डीजी जेल इस बार रिटायर्ड नहीं है, हिमांशु गुप्ता, वो बनाए गए डीजी जेल तीसरे, ये भी इनकी नौकरी बाकी है। तो पिछले 3 डीजी जेल जो थे उसमें से 2 जो हैं इस सरकार के बनाए हुए थे, आज की सरकार के, और काफी अरसा हो गया, 10 महीना 9 महीना बहुत होता है सरकार को। खासकर ये जेल, ईडी का आरोप, ईडी डबल इंजन के ही एक इंजन की एजेंसी है। क्यों ऐसी नौबत आ रही थी जेल में? मंत्री भी बहुत ताकतवर, वजनदार, असरदार मंत्री हैं, विजय शर्मा जी, गृह मंत्री भी हैं। क्यों ऐसी नौबत आ रही थी, आई हुई है कि इन कैदियों को एक जेल से हटाकर अलग अलग जेलों में भेजा गया? क्यों ऐसी नौबत आई? ऐसा होना नहीं चाहिए आमतौर पर, क्योंकि जेल जो है वो तो 100% सरकारी कब्जे की जगह है। आपने याद है ना, वो एक कोई फिल्म आई थी शोले या कुछ, जिसमें कोई एक कहता है कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, यहाँ जेल में
पंछी भी पर नहीं मार सकता, कुछ ऐसा था उसमें। तो मैं सोच रहा हूं कि जहां पंछी भी पर नहीं मार सकता, वहां पे ये लोग तो उड़ान भर रहे थे, पूरी उड़ान भर रहे थे, पंछियों के एक झुंड की तरह उड़ रहे थे, फिर एक साथ बैठते थे, फिर एक साथ बैठकर ये दाना चुगते थे, दूसरे कैदी खाना खिलाते थे इनको। क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों ऐसा हुआ, इतनी रियायत क्यों मिली? मैं ज्यादा शक नहीं करता ईडी की बात पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है और ईडी दिल्ली में जिस केंद्र सरकार के मातहत काम करती है उसकी मुखिया भी बीजेपी है। तो मैं मान के चलता हूं कि डबल इंजन सरकार में अगर इंजन का एक पिस्टन दूसरे पिस्टन को गड़बड़ बता रहा है तो कुछ सच्चाई होगी, ये लोग जेल में राज कर रहे होंगे, ऐसा मुझको पता भी चलता था बीच बीच में। कुछ लोग बतलाते थे कि वहां तो ऐशो आराम जारी है इनका, वहां कोई दिक्कत नहीं है, सब इंतजाम हो गया है, फिक्सिंग हो गई है, सेटिंग हो गई है। 10 महीने में तीसरे डीजी जेल हिमांशु गुप्ता बने हैं, उनको बने भी शायद महीना 15 दिन तो हो ही गया है। लेकिन अगर जेल में वीआईपी सुविधा पा रहे हैं ये कुख्यात विचाराधीन कैदी, कुख्यात मैं इसलिए कहूंगा कि पिछली सरकार के रहते हुए तो इनका नाम बहुत था, विख्यात थे ताकत के लिए। अब जब इनके जुर्म इतने बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, सैकड़ों और हजारों करोड़ के, तो जाहिर तौर पे ये कुख्यात हैं। मैं महिला जेल की बात शुरू कर दी थी मैंने, फिर भटक कर इधर आ गया पुरुष बैरक में। रानू साहू आईएएस, उनके पति भी आईएएस हैं यहाँ पर, पति पत्नी 2 आईएएस। मेरा ऐसा ख्याल है अगर पति पत्नी दोनों आईएएस हैं तो घर में 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए तनख्वाह आती होगी, ऐसा अंदाज है मेरा। इतने तनख्वाह के बाद किसी को सैकड़ों करोड़ के डीएमएफ में 40% तक पैसा लेना पड़ता हो, थोड़ा अटपटा है मेरे लिए। खैर वो लोग अदालत में बतलाएंगे क्यों लिया पैसा, नहीं लिया। वहीं पर सौम्या चौरसिया नाम की एक डिप्टी कलेक्टर, वो भी बंद है, जो भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। मैं नहीं जानता, मेरी उनसे आज तक की मुलाकात नहीं है, कभी मैं उनसे नहीं मिला, लेकिन लोग बतलाते हैं कि उनके कमरे के बाहर उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े आईएएस आईपीएस बैठे रहते थे, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े कि मैं ओहदे का नाम भी लेना नहीं चाहता, जिनसे उनके विभाग के लोग सिहर जाएं, ऐसे लोग वहां बाहर इंतजार में बैठे रहते थे सौम्या चौरसिया के। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितनी बेईमानी हुई है, इसमें सौम्या चौरसिया डिप्टी कलेक्टर, सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी और अनिल टुटेजा जो डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बने हैं, यही दोनों मुख्य खिलाड़ी थे, ऐसी चर्चा है चारों तरफ। ईडी भी ऐसा कहती है, चर्चा यानी कोई पान ठेले की अफवाह नहीं है, ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं कोर्ट में वो यही है। अभी रानू साहू, माया वारियर, सौम्या चौरसिया ये एक ही जेल में है, रायपुर सेंट्रल जेल की महिला शाखा जो है, उनकी महिला जेल जो है उसमें है तीनों। मैं नहीं जानता कि महिलाएं आपस में, वीआईपी कैदी आपस में बैठक करती हैं कि नहीं करती हैं, मैं नहीं जानता। चर्चाएं बाहर बहुत रहती थी कि वीआईपी कैदियों के लिए जेल में क्या क्या इंतजाम हो रहा है। ये भूपेश बघेल की सरकार के रहते रहते ही, क्योंकि गिरफ्तारियां उसी समय चालू हुई थी, ये चर्चा थी कि जेल में ऐसा इंतजाम हो रहा है कि जेल में एयर कंडीशनर के साथ आराम से रह सके, ऐसी चर्चा थी उस समय। मैं नहीं जानता, मैं केवल पुरुष जेल में गया हूं भीतर 40-45 साल पहले, 1978 में। उसके बाद मुझको वहां जाने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि ये सरकार पूरी तरह से स्थिर है,
विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, स्पष्ट बहुमत है, ताकत है। होम मिनिस्टर और जेल मिनिस्टर डिप्टी सीएम भी है, डिप्टी सीएम। उनके डिप्टी सीएम रहते हुए, उनके जेल मंत्री रहते हुए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पे तोहमत लगाना नहीं चाहता, ईडी कह रही है कि जेल में इनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। कैसे मिल रहा होगा, क्यों मिलना चाहिए? यही सौम्या चौरसिया, यही टूटेजा तो हैं जब विजय शर्मा को कवर्धा में गिरफ्तार किया गया था। यही लोग तो सरकार हाँक रहे थे। तो ऐसे विजय शर्मा के मंत्री रहते हुए क्यों ऐसा होना चाहिए? तो मैं थोड़ा हैरान हूं। मुझको लगता है गरीबों के बारे में तो कहा जाता है कि जेलें ओवर क्राउडेड है, उफन रही है, जितने कैदियों की क्षमता है उससे ज्यादा। यही नहीं है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी यही हाल है। क्यों पिछली सरकार के ऐसे कुख्यात लोगों को आज वीआईपी ट्रीटमेंट इस जेल में मिलना चाहिए, जो सरकार स्थिर सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से चल रही झारखंड सरकार जैसी नहीं है। ये अपने दम पे चलने वाली बीजेपी गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट में अगर कैदियों को अलग अलग ले जाना पड़ रहा है, रायपुर जेल में शायद पुरुषों के लिए 15 बैरक है, क्यों इन 5, 7, 10 कैदियों को, विचाराधीन कैदियों को अलग अलग ऐसा नहीं रखा जा सकता कि जहां ये सहूलियत न पा सके, जहां मीटिंग न कर सके, जहां अदालत आने जाने के नाम पर मौज मस्ती न कर सके। ये तो छोटी छोटी सी जिला जेल जो है, वो जो क्रिमिनल रहते हैं इलाके के, बंदूकबाज और किडनैप करने वाले, जमीन खाली कराने वाले, उनको भी भेज देती है कहीं बाहर। इन लोगों को क्यों काबू नहीं पाया जा सका? थोड़ा ये बात मुझको हैरान परेशान करती है। मुझको लगता है 3-3 डीजी जेल हो गए और ईडी जो है लगातार कोर्ट में कह रही है कि इनको खास बर्ताव मिल रहा है, इनकी खातिरदारी हो रही है। विजय शर्मा के जेल मंत्री, गृह मंत्री रहते हुए, और तेज है, मेहनत करते हैं अपने विभागों पे, ओवरटाइम करते दिखते हैं मुझको। और ये बात तो जितनी खबरों में आ रही है और ईडी ने अगर कोर्ट में लगाया है, तो मुझको लगता है सरकार की जानकारी में भी होगा, राज्य सरकार की, राज्य सरकार के वकील से भी पूछा गया होगा, उसको भी पता होगा कि हमारी जेल पे ये तोहमत लग रही है। मैं नहीं जानता कि सरकार इसको किस तरह से ले रही है, मेरी कोई पहुंच वहां है नहीं। विजय शर्मा जी भी बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका अपना गृह जिला, उनका अपना विधानसभा क्षेत्र कुछ परेशानियों से घिरा हुआ है लगातार। कोई एक व्यक्ति मुझको कह रहा था, मुझको नहीं मालूम वो सच है कि नहीं, कोई कह रहा था कि कवर्धा के ऊपर राहु और केतु और शनि, इन सब की महादशा चल रही है। मैं नहीं जानता, अब चल भी रही होगी तो जिले को उठा के दूसरी जगह आप थोड़ी ले जा सकते हो। घटनाएं जरूर इतनी हो रही हैं कि कोई एक बुरा ग्रह तो इतना असर नहीं डाल सकता, 3-4 बुरे ग्रह होंगे जो ऐसा चल रहा है। लेकिन मुझको लगता है कि सरकार की एक बड़ी असफलता है कि ईडी कैदियों को रायपुर जेल से अलग अलग जेलों में भेजे। आपको लगता है कि बड़ी असफलता है? हो सकता है आपको न लगे, मुझको लगता है। मेरी उम्मीदें सरकार से कुछ ज्यादा ऊंची रहती हैं, इसलिए शायद मुझको लगता होगा। सोच के देखिएगा आप, मैं तो आज इसी हैरानी परेशानी को लेकर यहाँ आया हूँ कि ताकतवर मंत्री के रहते हुए इनमें से किसी कैदी से आज की सरकार की कोई हमदर्दी नहीं है। इतना मैं कह सकता हूँ आपसे। इनको बचाने की कोई नियत, इनको सहूलियत देने की कोई नियत राज्य के राजनीतिक लीडरशिप की तो नहीं हो सकती, इतना मुझको भरोसा है। फिर जेल को ऐसा क्यों चलाया जा रहा है कि ये बेकाबू चल रहा है? जेल के भीतर सबसे कुख्यात ताकतवर कैदी आज भी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको अलग अलग भेजना पड़ रहा है। आप सोच के देखिएगा, इस पहेली का कोई हल मेरे पास है नहीं। आप भी सोच के देखिएगा कि क्या होना चाहिए था। क्या ये सरकार की साख पर थोड़ा सा एक धब्बा लगता है इससे?
कि आप इतने कुख्यात कैदियों को नहीं संभाल पा रहे हो। आज बस इतना ही। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा इस मुद्दे पर या मैंने जो कहा है उस पर। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी अपील, चूंकि इतना पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, आप दुपहिए पर चलते हो, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठे, हेलमेट लगा कर रखिए, क्योंकि किसी हादसे में हेलमेट ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। 100% बचा लेगा ऐसी कोई गोदरेज जैसी गारंटी मैं नहीं दे रहा, लेकिन आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है हेलमेट लगाने से। पुलिस से चालान से भी आप बचते हैं, लेकिन मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता। जब आप 50,000 की, लाख रुपए की मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप 500,000 रुपया चालान भी पटा सकते हैं, लेकिन अगर वो ऊपर से भैंसे पे आया हुआ एक आदमी जो यूनिफॉर्म में भी नहीं रहता है, वो अगर चालान आपका काट देगा तो वो फिर उसको आपकी सारी दौलत मिलके भी नहीं पटा सकती। तो भैंसे के पीछे रस्सी बांधकर घसीटते हुए वो ले जाए, पूरा आपका मुर्दा बदन भी पूरा छिल जाए, ऐसी तकलीफ मत पाइए। आपका सिर तरबूज की तरह फटा हुआ आपके घर पहुंचे, ये भी मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं कड़वी बातें कह के भी आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप दुपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। अपने आप पर और अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए। फिर मिलेंगे।